अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं लुबना तारिक और आप देख रहे हैं शाम टीवी नेटवर्क, जो कि बनने जा रहा है आज़ाद कश्मीर का लार्जेस्ट मीडिया नेटवर्क। नाजरीन, सुदनूती की सियासत की बात की जाए तो जो नाम सबसे पहले हमारे जहनों में आता है वो है डॉक्टर मोहम्मद नजीब नकी खान साहब का। साबिक़ वज़ीर ख़जाना और वज़ीर सेहत डॉक्टर मोहम्मद नजीब नकी खान साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं आपको अपने शो में बहुत वेलकम करती हूँ। सर, कैसे हैं आप? जी खैरियत से जी। डॉक्टर साहब, रवायती सियासतदानों की बात की जाए तो जला देंगे, गिरा देंगे, बाजू मरोड़ देंगे जैसे धमकी अमेज जुमले सुनने को मिलते हैं, लेकिन आपका सियासी कैरियर बड़ा ही मुहज़्ज़ब नज़र आता है। इसके पीछे आपकी सियासी मसलहत है, सियासी तरबियत है, या फिर आपका मजाज ही ऐसा है? जी बेसिकली एक चीज़ होती है, आपने टारगेट अचीव करना होता है। ज़रूरत जिसके लिए एहतजाज होता है किसी वजह से होता है, उस एहतजाज का आउटपुट लेना होता है, क्योंकि एहतजाज के नतीजे में क्या मिलना चाहिए, जिस वजह से एहतजाज हो रहा होता है। तो वो एहतजाज भी कई जगह ज़रूरी होता है, लेकिन कई जगह एहतजाज की वजह से फिर अपने असर रसूख, अपने कॉन्टेक्स्ट की वजह से उस चीज़ को टारगेट अचीव किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजल से जहाँ भी कोई ऐसे मौके आए, वहाँ जो टारगेट था वो अल्लाह के फजल से अचीव किया। लेकिन आपको कोई भी ऐसा सियासी नारा नहीं है, तो इसकी वजह सियासी मसलहत है या फिर आपका नहीं, सियासी नारा तो देखे नहीं, आज़ाद कश्मीर लेवल पे भी देखा जाए हमारी पार्टी का बिल्कुल दो टोक नारा है कि कश्मीर की जो हैसियत है इसको रखना है। देंगे, गिरा देंगे, नहीं ये मरोड़ देंगे, ऐसे नारों नहीं, ऐसी तो ये तो एक सुल्तान राय की भड़कें होती हैं। प्रैक्टिकल ये कोई चीज़ नहीं होता। तो जो इंसान कुछ कर नहीं सकता वो बस भड़कों से लोगों को खुश करता है। तो जिस इंसान ने कुछ करना होता है उसने प्रैक्टिकली ग्राउंड में जाके चीज़ों को, एक प्रोसेस होता है चीज़ों को करने के लिए ना। इतना आसान काम नहीं है कि आप यहाँ भड़क लगा देंगे अगला काम हो जाएगा। आप भड़क लगा देंगे तो आपकी यूनिवर्सिटी बन जाएगी, भड़क लगा देंगे सड़क बन जाएगी, कुछ ही नहीं होगा। इसका पूरा एक प्रोसेस होता है। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि अगर इतनी मुहज़्ज़ब गुफ्तगू के साथ भी सियासतदानों को कामयाबी मिल सकती है, तो फिर हमारे सियासतदान ये जो है गैर मुहज़्ज़ब क्यों रवैया अपनाते हैं? देखिए, मैंने वही बताया कि एक आम आदमी को शायद ये ज़्यादा अच्छा लगता हो कि आप किसी को ऊंची आवाज़ में बोलेंगे, किसी मुलाजम से ऊंची आवाज़ में बात करेंगे, धक्का मारेंगे। ये चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट करती हैं कि बड़ा अजीब बहादुर है, लेकिन वो आउटपुट नहीं आता। जिस मकसद के लिए आप ये करना चाहते हैं वो मकसद इससे अचीव नहीं होता, क्योंकि मकसद तो होता है कि पूरा एक प्रोसेस से कंप्लीट करेंगे तब वो चीज़ बनेगी। डॉक्टर साहब, आप 25 साल तक MNA रहे, लेकिन मरकज़ में कोई भी काम आपके हवाले से सामने नहीं आया, कोई भी बड़ा काम, तो आप इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करेंगे? कैसे अब मरकज़ हमारा ये ज़िला कैसे बने? हम जब 25 साल की बात करती हैं तो ये ज़िला, आप पता नहीं उस टाइम पैदा भी हुई थी जब 96 में, 95 में। नहीं, मैं बता रहे बड़ा काम नहीं है ये, तो बहुत बड़ा काम है ना। एक लेवल का एक इंक्रीज़ होना, एक ज़िले की वजह से बहुत सी सहूलतें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं ना। पहले हमें तो यहाँ हर काम के लिए रावलाकोट जाना पड़ता था। तो आपको अगर याद हो, सरदार क़य्यूम साहब, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का दौर था, मैं उस टाइम MLA था, तो सरदार क़य्यूम साहब ने ख़ास तौर पे यहाँ जो ज़िले का फंक्शन था, वो जो पग हमने, हमारे माहिदीन ने सरदार क़य्यूम साहब को पहनाई थी, उन्होंने मेरे सर के ऊपर वो पग रखी। इसी बात के था कि सारी मेहनत काविश जो है इनकी है, तो ये तो बहुत बड़ा काम है। फिर ये रिंग रोड पलंदरी में बनी, कि कौन से अभी आज़ाद कश्मीर के शहरों में रिंग रोड बन चुकी है, वो नहीं है। हमारे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हुए, कौन से आज़ाद कश्मीर में हैं जहाँ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हैं जो उनकी बिल्डिंग्स भी बन चुकी हैं, ये वाले काम बन चुके हैं। तो आप तो इस इलाके में जो भी काम हुआ, तहसील लेवल से हम उठ के हम पूरा ज़िला पूरा इस्टेब्लिश हो गया, उनके दफ्तर जो हैं हमारे यहाँ कायम हो चुके हैं। तो वो तो आज मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है सारे दौर के अंदर, अगर आप 25 साल की बात कहते हैं। आप वज़ीर सेहत भी रहे और सियासत में हमेशा आपका सिक्का चलता रहा, लेकिन 76 अस्पताल आज भी नामुकम्मल है, इस पे क्या कहेंगे? जी आप देखिए ना, ये कैमरा आपके पास है, आप कहती हैं आज भी नामुकम्मल है, आप जाके विज़िट करें। मैं तो आज यही बात कहता हूँ, हमने पिछले जून को उसको पूरा कंप्लीट कर दिया, सारा इक्विपमेंट 30 जून से पहले उसका पूरा इक्विपमेंट भी आ गया। वहाँ पूरी बिल्डिंग उसकी तैयार है, वहाँ वाटर सप्लाई तैयार है, सहूलत। वही मैं कह रहा हूँ, अब ये गवर्नमेंट जानबूझ की इसको डिले कर रही है क्योंकि क्रेडिट ना कहीं जाए। अभी क्रेडिट की बात नहीं, लोगों की सहूलत की बात है। आप आवाम का ना सोचते, अपनी सियासत का सोच के उसको अपने ही दौर में, आपके जो 5 साल इक़्तिदार पिछला रहा, आप उसी में उसको कंप्लीट कर लेते। वो उसमें ये था, उसमें जी होने के बाद ये तो बड़ा मशहूर, जी ये बड़ा मशहूर है। उसमें मसला ये था कि उस पर कोर्ट से स्टे ऑर्डर चल रहा था, जो ठेकेदारों की जंग चल रही थी महकमे के साथ। वो स्टे ऑर्डर जब वकेट हुआ, वो आखिर में 1.5 साल जब हमारा रह गया, स्टे ऑर्डर वकेट हुआ, और उस 1.5 साल में इसको हमने 50 करोड़ रुपया उनको मैनेज किया। वहाँ पैसे वसाइल पूरे दिए, अल्लाह के फजल से आज़ाद कश्मीर की सबसे बड़ी, सबसे खूबसूरत बिल्डिंग जो है, इक्विपमेंट वाइज भी
और बिल्डिंग वाइज भी कभी आप भी ज़रूर, मेरी आपसे गुजारिश है, एक विजिट हॉस्पिटल का भी ज़रूर करें। अभी जाके आप देखें ना, जब बन रहा था तब नहीं, अब कंप्लीट हो चुका है जब से, जून के बाद अगर आप जाके उसको देखें, अंदर से भी देखें, वो इक्विपमेंट जो आया है वो भी देखें, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है, वो भी आप देखें, तो बहुत हॉस्पिटल पूरा तैयार है। लेकिन वो अब आपकी गवर्नमेंट के क्रेडिट से बाहर चलो ये देखें, ये लोगों की सहूलत है, क्रेडिट नॉन क्रेडिट ये अल्लाह देता है। जिसने मेहनत की है, अल्लाह को तो पता है ना किसने मेहनत की है, लोगों को भी बेशतर को पता है, लेकिन कोई जिसने मेहनत की है नीयत से कि लोगों को सहूलत मिले, इस नीयत से नहीं की कि मेरा नाम बने। ये मेहनत है कि लोगों की ज़रूरत थी, और वो ज़रूरत को हम जितना बेहतर बना, मैं वज़ीर सेहत था तो मेरा ये काम था कि मैं जितना बेहतर अपने हॉस्पिटल को बना सकता हूँ, अल्लाह के फजल से उतना ही बेहतर वो इक्विपमेंट लाए हैं जो किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में वो इक्विपमेंट नहीं होता जो हम इस हॉस्पिटल के इक्विपमेंट में लाए हैं। और सारा इक्विपमेंट जो है हमारा अमेरिकन यूरोपियन ब्रांडेड इक्विपमेंट है, कोई हमने वो सस्ते वाला चाइनीज़ मार्क का नहीं लिया। आपने सुना होगा कि मोहम्मद हुसैन साहब भी शिकवा करते हैं जी 2 लाख का बिस्तरा, 2 लाख का बेड आ गया जी, पता नहीं क्या हो गया। जब उन्होंने खुद भी विजिट किया, उन्होंने देखा कि वाकई देखिए हर किस्म की चीज़ें इक्विपमेंट होता है ना, 50,000 में भी बेड आता है, लेकिन वो अलहदा का होगा। यहाँ 2 लाख का बेड लाए, हम बेस्ट क्वालिटी का बेड लाए ताकि जो मरीज हैं वो मर रहे होते हैं, और मतलब लापरवाही है हमारे जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है इसमें सेहत की कोई सहूलत नहीं है, उस तरह से नहीं आवाम को सहूलत मिल रही है। तो वो 2 लाख का बेड तो आप ले आए हैं, लेकिन उस तरह के डॉक्टर्स क्या इस हॉस्पिटल में जी आ चुके हैं ना डॉक्टर्स भी अभी इस हॉस्पिटल में, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमने अपने दौर के अंदर पोस्टें भी नई क्रिएट कर आ चुके थे अपने दौर के अंदर सारे, जिसमें स्पेशलिस्ट की पोस्टें हैं, जिसमें मेडिकल अफसर्स की पोस्टों को इंक्रीज़ किया है। यही सहूलत जो है हम ये कर रहे हैं। अब उनको उस सहूलत के लिए इन्वायरमेंट भी चाहिए प्रॉपर, क्योंकि जो हमारा पुराना हॉस्पिटल था ये तो एक तहसील लेवल का हॉस्पिटल था ना, बहुत पुराना था, इसलिए उसको भी आपने देखा होगा पर उसको भी पूरा रीबिल्ड किया, उसको रेनोवेट किया पुराने हॉस्पिटल को भी, और इन द मेन टाइम नया हॉस्पिटल अल्लाह का फजल अब कंप्लीट हो गया है। तो उस जगह जाएंगे तो सहूलत में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि नया इक्विपमेंट आ जाएगा। जो कमी थी हमें डॉक्टर्स को ज़रूरत थी टेस्टिंग के लिए, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, वो इक्विपमेंट वहाँ मौजूद है, तो उसका लोगों को यकीनी बात है बहुत बड़ा फ़र्क उसमें महसूस होगा नए हॉस्पिटल में जाने के बाद। सर हम आपके बड़े प्रोजेक्ट्स पे बात करें तो 76 हॉस्पिटल कंप्लीट नहीं, मस्ट यूनिवर्सिटी का कैंपस देखा जाए तो वो अब ला नहीं करवा रहा, और फॉरेस्ट्री का उस तरह से स्कोप नहीं है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए ना, लॉ ना कराने की वजह है ना, ये नहीं अपनी मर्जी से नहीं करा रहा। लॉ की वजह ये थी, आपने पहले यहाँ जुलूस भी निकाल दिए, बिला वजह जुलूस निकाले। वही है कि सियासत में एक्सप्लॉइट करना सिचुएशन को, चीज़ों पे ना जाना। इसमें इशू क्या था, वो इशू तो आप सबको पता चल गया है। वो हमारी जो बार काउंसिल है, क्योंकि हमारी बार काउंसिल जो है वो पाकिस्तान की बार काउंसिल उसको नहीं पाकिस्तान की बार काउंसिल जो है उसको एक्रीडेट होना चाहिए था। तो इसलिए जो हमारे वकील यहाँ प्रोड्यूस कर रहे थे हम आज़ाद कश्मीर के अंदर, उसको पाकिस्तान में जाके वो काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ एक्रीडेट नहीं थे हमारी ये यूनिवर्सिटीज़ जितने भी हैं। फिर पाकिस्तान के बार काउंसिल जब आई, उन्होंने जब विज़िट किया, फिर उन्होंने कहा कि लॉ का डिपार्टमेंट जो है वो कोई कैंपस पर नहीं पढ़ाया जाएगा, मेन कैंपस में पढ़ाया जाएगा। इस वजह से लॉ का जो है वहाँ से हुआ। फॉरेस्ट्री एक फ्यूचर है। देखिए हमने ठोक भर दिया जी, हमने जो रिक्वायरमेंट है, आप देखें हमारा एरिया जो है ये जंगलात का एरिया आज़ाद कश्मीर के अंदर, और फॉरेस्ट्री में हमारे पास बहुत कम लोग मौजूद हैं। पहले हमें फॉरेस्ट्री करने के लिए पेशावर जाना पड़ता था, इसीलिए वो वाला हमने सब्जेक्ट यहाँ चुना कि जहाँ जिसका आगे जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी है, जॉब का स्कोप है, ये फ्यूचर है। टूरिज़्म हॉस्पिटैलिटी का यहाँ सब्जेक्ट लेके आए कि फ्यूचर इस चीज़ के अंदर है कि यहाँ टूरिज़्म की बहुत सी चीज़ें खुलेंगी। आज देख रहे हैं आज़ाद पतन लेक कितनी खूबसूरत बन गई है डैम की वजह से। तो यहाँ इनका फ्यूचर है, लोगों को उन चीज़ों की तरफ माइल करना है जहाँ ज़रूरत। आम तौर पे लोग आम सब्जेक्ट पढ़ के बैठ जाते हैं, फिर नौकरी उनको नहीं मिल रही होती। तो इसी वजह से हमने इस जगह वो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए जो लोगों को अभी अजीब लग रहे थे शुरू में कि ये क्या से सब्जेक्ट है, लेकिन वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन सब्जेक्ट में ज़्यादा है। और वो जो आज़ाद कश्मीर में बाकी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं हो रहा था उसको यहाँ लेके आए ताकि यहाँ एडमिशन्स भी उसके मुताबिक आएँ। डॉक्टर साहब आपको नाकाबिले शिकस्त समझा जाता था, और मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक भी यही है, लोगों के जहनों में भी यही चीज़ पुख्ता थी कि आपको कोई हरा नहीं सकता। तो आपकी इस बार की हार आपकी सियासी कमज़ोरी है, या फिर ये फैक्टर जो है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो होती है वही आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी, ये फैक्टर इन्वॉल्व हुआ है आपकी हार? ये एक तो कोई शख्स नाकाबिले शिकस्त नहीं होता, ये तो मैं समझता हूँ लोगों का एतमाद है, और लोगों का एतमाद जारी रखना मुश्किल काम होता है। तवक्कुआत बहुत ज़्यादा होती हैं लोगों को। अब क्योंकि एक नई जनरेशन आ गई है, वो जनरेशन जब से वो पैदा हुए थे उन्होंने मुझे बतौर MLA देखा, मैं 90 से सियासत में हूँ, तो यकीनी बात है उनको वो 90 से पहले के हालात के नहीं पता थे, या वो चीज़ें नहीं याद थी कि क्या कुछ हुआ, इसलिए उनको तवक्को थी शायद तब्दील करके हम कोई बहुत बेहतर नताइज ले लेंगे। अभी 6-7 महीने हो गए हैं, उनको नज़र आ जाएगा इंशाल्लाह, थोड़ा और टाइम मिलेगा,
कदर तभी नज़र आती है जब कोई वो तब्दीली से हाँ, जब आप किसी कंपेयर कर सकेंगे ना, अच्छा ये था, ये था। जैसे मैंने कहा, काम तकरीरें करना बहुत आसान काम होता है, लेकिन अमल करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो तकरीर करके बात तो बंदा लोगों को कायल कर सकता है, यूँ हो जाएगा मैं ये कर दूंगा। जैसे इमरान खान साहब ने बहुत अच्छी तकरीरें की थी, जब वो हुकूमत में आए उनको मसला पेश आया कि इतने काम आसान नहीं है। आज लोग उसी हुकूमत को, जिसे बड़ी खुशी से लेके आए थे पाकिस्तान के अंदर, लोग उसी पे भरपूर तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें डिलीवर नहीं कर सके जो वो स्टेज में खड़े होकर बोलते थे। क्योंकि स्टेज में खड़े होकर बोलना बहुत आसान काम है, अमल करना, उसको ग्राउंड रियलिटी में लाना बहुत मुश्किल काम है। तो अल्लाह के फजल से मैंने पिछले 25-30 साल से चीज़ों को, जो भी इस इलाके में तामीर और तरक्की हुई है आपके सामने है, बहुत अपलिफ्ट हुआ हमारा इलाका। एक तहसील से ज़िला बना, फिर ज़िले से सारा इसके हमारा शहर फैला, हमारे इलाके में तामीर और तरक्की हुई। उस लिहाज से तो लोगों को अब तकाबली जायज़ा लेंगे फिर पता चलेगा मेरे ख्याल में। तो उस लिहाज से, और बाकी दूसरा तो लोगों को चेंज की भी लोगों की तवक्को थी, चाहते थे, पाकिस्तान गवर्नमेंट का भी था। ये सारी चीज़ें ऐड अप होके जो थोड़े वोट से हारे, ये सारी वजह थी उसके अंदर। एक बड़ी तादाद में कारकुन आपसे नाराज़ था, और मलक कबीर हुसैन अवान, जैसे कि उनके 3501 वोट और आप इतने ही वोटों से हारे हैं, तो आपने उनको अपने साथ, अपने एतमाद में लेना क्यों ज़रूरी नहीं समझा? जी बिल्कुल, पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो बिल्कुल वो अपने तौर पे वो समझते थे कि उनको कोई एडजस्टमेंट नहीं मिली हमारी इस गवर्नमेंट में। जी वो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट मांग रहे थे ना, पॉलिटिकल एडजस्टमेंट में कहीं को मिली भी। हमने सरिश कमर साहिबा को जो है MLA बनाया, वो भी थी, इनको भी देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो सका एडजस्टमेंट। लेकिन जिसकी वजह से वो नाराज़ हुए। चलें, एक निज़ाम चलता रहता है इसी तरह। को अपना नुकसान समझते हैं? यकीनी बात है, कोई एक कारकुन भी जो नाराज़ हुआ उसको नुकसान था ना। इसमें जो कारकुन आपके साथ है, किसी वजह से नाराज़ हुआ, कोई नौकरी ना होने की वजह से नाराज़ हुआ, लेकिन आस्ता आस्ता वो खुद रियलाइज़ करेंगे ना, ये वक्त के साथ रियलाइजेशन आती है। आज अगर मलिक कबीर साहब हमारे साथ होते, अभी हमारे कश्मीर काउंसिल का टिकट मिला, हमने मलिक उनको दिया कोटली से, अगर ये साथ होते तो शायद इनको भी मिल सकता था, क्योंकि इस दफ़ा चांस था मिलने का। लेकिन ये भी किस्मत की बात है। वैसे उनको भी नुकसान हुआ। यकीनी बात है, मैं ये समझता हूँ कि हमारी पार्टी में तो हमेशा अच्छी निगाह से देखा जाता है, और ज़रूर, लेकिन ये किस्मत का भी कुछ हाथ होता है इसमें, जो भी है। दूसरा आम तासर एक गरूर आ गया था आप में कि मैं ही हूँ, मैं अब हार नहीं सकता, मुझे कोई हरा नहीं सकता, और यहाँ पे जो मेरी सियासत ही रहेगी। इस पर ऐसे तो ये फिर आप खुद अंदाज़ा, मैं तो आज तक कभी अपने हल्के में झंडा लगा के भी नहीं चला। गुरूर तो तब हो ना कि बंदा, मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी तबीयत बता रहा हूँ। आपने खुद शुरू में मुझसे यही बोला था, बड़े हलीम तबीयत के मालिक हैं। मैं तो कोई गुरूर वाला बंदा ही नहीं हूँ, ना कभी ऐसा कभी सोचा है, ना तकब्बुर कभी सोचा है, कभी किया है। ये सब अल्लाह की देन है, अल्लाह के बाद इन लोगों की देन है जो मोहब्बत करते हैं। और इंशाल्लाह इस इलाके की तामीर और तरक्की मेरे ख़ानदान ने सारों बीच में शुरू से दादा से चली आ रही है। मेरा भी फ़र्ज़ बनता है, उनके नाम को आगे बढ़ाना मेरा फ़र्ज़ बनता है, इस इलाके पर आगे बढ़ता है। तो इसमें गुरूर की तो कोई बात, जब कोई नीयत कोई और वजह होती है, कोई जाना चाहता है, वो मुख्तलिफ बहाने मारता है, हालात के मुताबिक होता है ना। कल हालात अच्छे होंगे तो यही सब लोग बहाने मारे, बहुत अच्छे गए वापस आएंगे, करेंगे। ये जैसे मैंने कहा, इस वक्त हालात मरकज़ी हुकूमत के और थे, तो इसलिए बहुत से लोग गए, लेकिन इंशाल्लाह आने वाला वक्त पाकिस्तान में भी नज़र आ रहा है, हालात बताते हैं। मुस्लिम लीग नून लोग देख चुके हैं तब्दील, पाकिस्तान में भी तब्दीली को लोगों ने देख लिया, यहाँ भी लोग अब तब्दीली को, अभी तो 8, 9, 6, 7 महीने हुए हैं, लोगों को महसूस हो गया कि इस गवर्नमेंट में यकजहती है ही नहीं, मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं, कोई एक निज़ाम सीधा चल ही नहीं रहा इस वक्त इस गवर्नमेंट से। डॉक्टर साहब, PTI की गवर्नमेंट ने, जो अभी हमारी कश्मीर की गवर्नमेंट है, इसने भी हर बंदे को इधर उधर से लिया। जैसे हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट में मोहम्मद हुसैन साहब की मिसाल देख ली जाए, तो आपको क्या कोई ऐसी ऑफर नहीं आई कि आप अपनी जमात को छोड़ें और किसी और जमात में शामिल हो जाएं? जी, पहले इलेक्शन से पहले तो यकीनी बात है, आपने देखा होगा PTI आज़ाद कश्मीर में जो बनी है, ये सब मांगे तांगे लोगों से बनी है। इस वक्त आप देखें ना, यहाँ मोहम्मद हुसैन साहब, आपको खुद पता है कि ये पीपल्स पार्टी के थे। अख्तर रबानी साहब के बेटे जो हैं, फ़हीम रबानी साहब, वो पीपल्स पार्टी, ये सगीर चुगताई की साहब की बेगम जो थी, वो खुद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोग थे। इसके बाद उन्होंने अजरिश को टिकट दिया त्राड़खिल वाले, अजीरे वाले हल्के से, वो खुद जो है, वो मैं मिसालें किसकी, कयूम नियाज़ी साहब खुद जो हैं, 1-1.5 साल हुआ है पहले, ये तो उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को, मांगे तांगे लोगों को इकट्ठा किया था। यकीनी बात है, जब लोग इकट्ठा कर रहे थे तो हम जैसे जो लोग हैं, हमें पूरा जोर लगाया, लेकिन हम अपनी पार्टी के साथ खड़े रहे।
और उसका मुश्किलात का भी इजारा है। आपने लेकिन नहीं सोचा कि जैसे बड़ा फैक्टर है कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट होती है वही कश्मीर में भी आती है, तो आप अपनी पोजीशन और सियासत बचा सकते थे नहीं, शायद। देखिए, इक़्तिदार ही सियासत नहीं होती। सियासत में एक लाइन पे आप रहेंगे, एक पार्टी में रहेंगे, कोई वजह होनी चाहिए ना। हम लोग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से जब तब्दील हुए मुस्लिम लीग में, एक ही पार्टी थी और वो तकरीबन 70 to 80% मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो मुस्लिम लीग नून में तब्दील हुई। वो क्योंकि एक ही पार्टी थी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को ही दरिया से पार मुस्लिम लीग नून समझा, मुस्लिम लीग नून ही कहते थे। जी। तो इस लिहाज से उसमें तब्दीली कोई उस तरह की तब्दीली नहीं थी। तो एक पार्टी के साथ वाबस्ता रहने में भी मैं समझता हूँ, और इंशाल्लाह हमारी पूरी उम्मीद है पाकिस्तान में भी, आज़ाद कश्मीर में इंशाल्लाह हम दोबारा आएंगे। पीटीआई गवर्नमेंट का नारा तब्दीली, अब वो हमारे कश्मीर में भी पीटीआई गवर्नमेंट है, तो आप पीटीआई की गवर्नमेंट को क्या देखते हैं? कोई तब्दीली लेकर आएंगे या पाकिस्तानी अवाम का हाल हमारे कश्मीरियों का? ये यकीनी बात है, जो पाकिस्तान में हाल है वो अब हम सब पाकिस्तान जाते हैं, देखते हैं, सर्वेस बताते हैं, खुद नज़र आता है लोगों का जीना जो है वो मुश्किल हो गया है और कोई सिमत नज़र नहीं आती। जो बातें, जैसे मैंने कहा स्टेज पे बातें, और हमारी जो यहाँ पीटीआई की गवर्नमेंट है ये तो चूचों का मरबा है। इस गवर्नमेंट में होता है, गवर्नमेंट में आप शुरू के पीरियड को कहते हैं हनीमून पीरियड, हम कहा आम तौर पर कहा जाता है जी बहुत अच्छा नई नई गवर्नमेंट बनती है। यहाँ तो शुरू के पीरियड में उनके 3-4 ग्रुप्स हैं, हर एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। ऐसे माहौल में गवर्नमेंट्स कहाँ डिलीवर कर सकती हैं, कहाँ चल सकती हैं? कोई सिमत ही एक नहीं है, कोई प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर मानता ही नहीं है। कि ये गवर्नमेंट टूट जाएगी? देखिए, ये खुद अपने बोझ तरह दब जाएगी। ये बोझ में जो इजाफा हो रहेगा, तो जो वहाँ पाकिस्तान में इनकी गवर्नमेंट का वक्त कम होता जाएगा, जो यहाँ प्रेशर जो है इनके ऊपर बढ़ता जाएगा, क्योंकि यकजहती नहीं है इनके अंदर। मौजूदा दौर का सबसे बड़ा मसला महंगाई है जी, तो आप कैसे देखते हैं इस मसले को? इसके लिए आपका क्या मुमकिन हल आप समझते हैं? जी, ये तो देखिए ना, ये ओवरऑल पूरे मुल्क ने इसका हल निकालना है। महंगाई जैसे हमने डॉलर को बहुत हमने गिरा दिया, डॉलर को बहुत बढ़ा दिया हमने, जिसकी वजह से हमारे बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। इंपोर्ट होने की वजह से पेट्रोल सबसे बड़ा हमारा इंपोर्ट फैक्टर है। जब पेट्रोल बढ़ेगा ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी। तो जो भी था मुस्लिम लीग नून ने उसको स्टेबल रखा था हमारे गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ा जो है महंगाई पे ऊपर कंट्रोल रखना पड़ा था। क्या पाकिस्तान में और हमारे कश्मीर में, बल्कि पूरा मुल्क ही इस टाइम महंगाई के बुरान से लड़ रहा है, तो इसका जिम्मेदार किससे समझते हैं आप? पीटीआई गवर्नमेंट को या हालात? जी, यकीनी बात है पीटीआई की गवर्नमेंट को ना, उनकी कोई पॉलिसीज़ कंसिस्टेंट नहीं थी। जिस गवर्नमेंट जो है अपने वजीर ख़जाना जो है 3-4 दफ़ा तब्दील कर दिए जाएँ, स्टेट बैंक के गवर्नर तब्दील करती है, इसका मतलब है उन पॉलिसीज़ वो खुद सेटिस्फाइड नहीं थे। और अभी 4 साल से गुजर गया तो अभी तक वो तब्दीलियाँ ही करते जा रहे हैं। तो उनका कोई एक स्टेबल गवर्नमेंट जो है, स्टेबल जो है निज़ाम चला नहीं पा रहे, जिसकी वजह से महंगाई जो है खुद ही, पहले कहते हैं जी हमें इस दफ़ा वीट की क्रॉप बम्पर क्रॉप होगी, फिर खुद ही वीट इंपोर्ट कर देते हैं, यहाँ की वीट को एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर ज़्यादा महंगों में इंपोर्ट कर रहे होते हैं। गलत प्लानिंग की बात है, फुकदान है प्लानिंग का, जिसकी वजह से जो गलत प्लानिंग की वजह से, गलत गवर्नेंस की वजह से जो है ये महंगाई जो है पाकिस्तान में इजाफा हुआ है उसके ऊपर। मौलाना सईद यूसुफ साहब, एक टक्कर का मुकाबला कांटेदार आपके साथ उनका चला, तो उनके बारे में, उनकी सियासत पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो कभी आ सकते हैं सियासत में, एमएनए बन सकते हैं? जी बिल्कुल, क्यों, कोई भी बन सकता है एमएनए। कोई किसी के एमएनए बनना, लोगों पर जिस पे एतमाद होगा वो बनता रहेगा, इसमें तो कोई हर्ज नहीं। वो भी एक बड़े ख़ानदान के हैं और बहुत अच्छा, मेरा तो उनसे बहुत अच्छा ताल्लुक़ रहा है। और आपने देखा होगा कि हम ये इस हल्के में हम बड़े आराम से एक दूसरे के साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, कोई इस तरह का हमारा टकराव जो है वो नहीं है। माहौल हमने इस इलाके में, इस हल्के में अच्छा बनाया हुआ है। अच्छा बनाया। डॉक्टर साहब, मुस्तकबिल में आने वाले इलेक्शंस में आप खुद हिस्सा लेंगे या आपका कोई जानशीन सामने? नहीं, मैं खुद, अभी तो अल्लाह का फजल है इतना, मैं जवान जी जवान तो नहीं है, लेकिन अभी तो इस फील्ड के अंदर मैं ही हूँ जी, और इंशाल्लाह अपनी फील्ड में रहेंगे। और ये इलेक्शन नहीं, जानशीन तो लोग मुकर्रर करते हैं, जानशीन वाली बात तो यहाँ कोई ख़ानदानी चीज़ तो नहीं चलती। मैं भी जब आया तो जब कर्नल साहब आए, खान साहब के बाद आए, तो खान साहब ने कर्नल साहब को तो लेके नहीं आए थे। खान साहब तो सरदार इब्राहिम को अपना जानशीन बना के गए थे। कर्नल साहब तो हालात के मुताबिक 90 में आर्मी से रिटायर होके वो आए, और मैं भी आया, मुझे कर्नल साहब तो लेके नहीं आए जानशीन के तौर पे। वो तो एक हादसा, अगर कर्नल साहब का इलेक्शन कैंपेन में ना होता, कर्नल नकी साहब का, तो शायद मैं डॉक्टरी कर रहा होता, क्योंकि मैं डॉक्टर था और उनका भी नीयत पूरी थी कि मैंने फुल फ्लेज डॉक्टरी करनी है। तो ये तो एक इत्तफाकिया जो है, एक हालात में आ गए कि सियासत बड़ी मुश्किल फील्ड है, क्योंकि यहाँ लोगों की ज़रूरियात बहुत हैं। हम अब डेवलप मुल्क तो है नहीं कि ज़रूरियात ख़त्म हो गई,
और लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, उसके अगेंस्ट जो है वसाइल जो हैं उतने नहीं हैं। और फिर यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, प्राइवेट सेक्टर है नहीं यहाँ, हर घर में जॉब के लिए रिक्वायरमेंट मौजूद है, जबकि अवेलेबल सरकारी सतह पे जॉब अवेलेबिलिटी बहुत कम है। हमने एक NTS करके बहुत अच्छा इकदाम का शुरुआत की है। सबसे मेजर जो है जॉब अपॉर्चुनिटी एजुकेशन में आती थी, तो एक अच्छी शुरुआत की ताकि लोगों को भी उस पर आस्था से एतबार, पहले लोग भी नहीं मानते थे कि ये सारा सिफारशी निज़ाम होगा, सिर्फ आँखों का धोखा है, लेकिन बाद में जब हमने 3-4 NTS किए तो लोगों का एतबार शुरू हो गया। ऐसे ऐसे बच्चे सेलेक्ट हुए, शायद सियासी दौर में उनकी सिलेक्शन नामुमकिन सी बात होती थी, लेकिन मेरिट के ऊपर वो सिलेक्शन हुई। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इस लिहाज से एक्सपेक्टेशंस लोगों की बहुत ज़्यादा होती हैं, उन एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरना किसी के बस की बात नहीं है, उसको अब कम कर सकते हैं बेहतर अंदाज। सियासत में अपना मुस्तकबिल कहाँ देखते हैं आप? देखिए, सियासत में मुझे 30 साल हो गए हैं और 30 साल में यकीनी बात है मैं अपनी पार्टी का, मुस्लिम लीग नून एक बहुत बड़ी पार्टी है, सीनियर तरीन लोगों में मेरा शुमार होता है उस पार्टी के अंदर, तो इंशाअल्लाह मुस्तकबिल भी अच्छी जगह हो सकता है, आगे चल के देखते हैं। अपने सुनने वालों को, अपने कारकुनों को क्या पैगाम देंगे आप? जी, सबको कि आप सबका बहुत, जो मेरे कारकुन हैं जिन्होंने मुझे वोट दी, बल्कि इस इलाके सारे का मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ, और पिछले 30 साल से आपने मुझे नुमाइंदा रखा, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया, और अभी भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसे मैंने पहले कहा कि जब अब कंपैरिजन होगा तो फिर आपको भी सही अंदाज़ा होगा क्या काम हुआ क्या काम नहीं हुआ, क्योंकि वसाइल हमेशा महदूद होते हैं और ज़रूरियात जो हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अब आप देखेंगे हमने कितनी पूरी की, इस दौर में कितनी पूरी होती हैं। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, हमने नेक नीति से इस इलाके की खिदमत की, आपको ज़रूर उसकी कदर जो है और ज़्यादा आएगी। शुक्रिया। आज हमारे साथ मौजूद थे साबिक वज़ीर सेहत और वज़ीर ख़जाना डॉक्टर मोहम्मद नजीब नकी खान साहब। आपने उनको सुना और उनके ख्यालात से आगाही बख्शी। अपनी मेज़बान लुबना तारिक को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए शाम TV नेटवर्क। अल्लाह नेगेबान।